Assalamualaikum. Today our topic is iron deficiency anemia कि कैसे आयरन डिफिशिएंसी होती है और वो अनीमिया काज करती है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द वर्ल्ड. ये मोस्टली जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर पाई जाती है बिकॉज़ वहाँ पर फूड में न्यूट्रिशंस उनको इतने सप्लाई नहीं होती जो उनको आयरन जो हमें चाहिए होती है बॉडी में उसको वैसे ही नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है और फिर उनको एनीमिया हो जाता है. मोस्टली जो है नॉर्मल टोटल बॉडी आयरन मास जो इन फीमेल है वो 2.5 ग्राम है और मेल में 3.5 ग्राम है. फीमेल में 2.5 ग्राम क्यों है, कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल, लाइक इन मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉट ऑफ द ब्लड लॉसेस एंड दैट्स व्हाई देयर इज लेस अमाउंट ऑफ आयरन. ओके, आयरन की टू फॉर्म्स होती हैं. एक वो एक्टिव फॉर्म होती है और एक इनएक्टिव फॉर्म होती है. एक्टिव फॉर्म को हम इन फंक्शनल फॉर्म बोलते हैं और इनएक्टिव फॉर्म को हम स्टोरेज फॉर्म बोलते हैं. जो फंक्शनल फॉर्म है वो मोस्टली 80% होती है और जो स्टोरेज फॉर्म है वो 15 to 20% होती है. फंक्शनल फॉर्म में लाइक हीमोग्लोबिन आ जाता है, मायोग्लोबिन आ जाता है और आयरन कंटेनिंग एंजाइम आ जाते हैं लाइक जो कैटालेज करते हैं, और साइटोक्रोम्स आ जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है लाइक इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. ओके, और स्टोरेज फॉर्म में हीमोसिस्ट्रीन और फेरेटिन आ जाता है. ये हम फर्दर पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में. फ़िलहाल आप मुझ पर ट्रस्ट करके यहीं तक मान लें कि ये होते हैं. ओके, फूड आयरन. जो फूड आयरन है, एक हमने फूड लिया है तो वो टू टाइप्स के होते हैं. या तो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे या तो वो फ़िश और या किसी भी फॉर्म का मीट होगा लाइक. तो जो फ़िश से और मीट से हमें मिलती है हीम, उसको हम हीम आयरन बोलेंगे. और हीम आयरन जो है वो किस फॉर्म में होती है? वो फेरस फॉर्म में होती है लाइक जिसको हम एसिड डोनेट करते हैं. और जो नॉन हीम आयरन होती है वो फेरिक फॉर्म में होती है जिसको हम एसिड डोनेट करेंगे. जो फेरस फॉर्म होती है लाइक हीम आयरन वो बॉडी में वेल एब्जॉर्ब्ड होती है, बट उसी के ही ऑपोजिट नॉन हीम आयरन पुअर एब्जॉर्ब्ड होती है. तो हमने माउथ से फूड ले लिया, वो मे बी हीम आयरन है या नॉन हीम आयरन कंटेनिंग फूड है, वो चला गया बाय एनी मैकेनिज्म टू द ड्यूडिनम. ड्यूडिनल सेल में क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि आयरन को लेके जाते हैं बॉडी में और कैसे, ये हम पढ़ेंगे. तो इन ड्यूडिनल सेल देयर इज़ अ हीम ट्रांसपोर्टर जो कि सिर्फ जो है फीरस को गुजरने देता है और फेरिक को स्टॉप कर देता है, फेरिक को गुजरने नहीं देता. तो हम उसको बोलते हैं हीम ट्रांसपोर्टर जस्ट फॉर फीरस. और एक है तो नॉन हीम आयरन है. अब उसने भी जाहिर बात है गुजरना है तो उसको थोड़ा चेंज करने के लिए एक फीरस रिडक्टेज एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है फेरिक टू फीरस फॉर्म लाइक दिस. हीम आयरन की तरह उसको फीरस में कन्वर्ट करता है, उसको हम फीरक रिडक्टेज बोलते हैं और उसको कन्वर्ट. अब ये हमारे पास टू फॉर्म्स आ गई. तो जो नॉन हीम आयरन है उसको गुजरने के लिए एक लाइक यहाँ पर हीम ट्रांसपोर्टर था जिसने हेल्प की थी फिरस को ट्रांसपोर्ट करने में फर्दर. और इधर भी एक ट्रांसपोर्टर है जिसको हम नाम देते हैं डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, तो DMT1, जो कि फिरस रिडक्टर्स को आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगा. तो हमारे पास जनाब यहाँ पर हमारे पास आ गया फीरस फॉर्म. तो फीरस फॉर्म जो है, अब यहाँ पर फीरस फॉर्म हमारे पास है. तो फीरस फॉर्म के साथ यहाँ होता क्या है? फीरस फॉर्म में यहाँ पर एक ड्यूडिनल सेल में एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं एपोफेरेटिन. एपोफेरेटिन ये क्या काम करता है? इस फेरेटिन को, इस फीरस को लॉक कर देता है इन स्टोरेज फॉर्म में लाइक बैग्स की तरह ना, उसको लॉक कर देता है अपने पास, मीन्स इन स्टोरेज फॉर्म में उसको बिल्कुल ऐसे लॉक कर देता है. और ये फिर उसके बाद जो ये लॉक फॉर्म में होती है स्टोरेज फॉर्म में तो वो एक साइड पे मतलब 4 to 5 डेज़ वो इन स्टोरेज फॉर्म में पड़ी रहती हैं. लेकिन जो कि लॉक नहीं होती, वो फीरस जो है वो लॉक नहीं होती, जो कि एपोफेरेटिन के हाथ नहीं लगती, वो क्या करती हैं, वो आगे फर्दर अपना मैकेनिज़्म स्टार्ट करती हैं. तो उसको आगे एक फेरोपेरेटिन ट्रांसपोर्टर जो है वो उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है. और यहाँ पर अब देखें हमारे पास जो है
प्रोटीन ट्रांसपोर्टर से जनाब ये फेरस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर फेरस रिडक्टेज किया था, कन्वर्ट किया था फेरिक टू फेरस, बट यहाँ पर देखें कि फेरोप्रोटीन के ट्रांसपोर्टर के फ़ौरन बाद यहाँ पर एक फेरस ऑक्सीडेज होता है। यहाँ फेरस रिडक्टेज था और यहाँ फेरस ऑक्सीडेज था, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा और कन्वर्ट करेगा फेरस टू फेरिक। फेरस टू फेरिक इसको कन्वर्ट करेगा और इसको क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड अब यहाँ पे ड्यूडिनल सेल का काम ख़त्म हो गया, अब ये ब्लड में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ब्लड में जस्ट जो है वो फेरिक जा सकता है, फेरस को अलाउ नहीं करता। इस वजह से यहाँ पर फेरस ऑक्सीडेज कन्वर्ट करता है फेरस टू फेरिक कन्वर्ट करता है। तो जनाब ब्लड में हमारे पास आ गया जनाब इधर फेरिक, और फेरिक क्या किया ब्लड में जब आता है तो यहाँ पर एक ब्लड में यहाँ पर हम जो लीवर है वो रिलीज़ करता है, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, प्रोटीन होती है, लाइक एंजाइम होता है जो ब्लड में ना एक रिलीज़ करता है हेप्सिडिन, जो कि प्लाज्मा ट्रांसफरिन, उसको प्लाज्मा ट्रांसफरिन भी बोलते हैं। क्यों हेप्सिडिन जो है ये एक्ट करता है लाइक कैरियर एक्ट करता है, ये आयरन को कैरी कर लेता है, जैसे यहाँ पर है एक फोक लाइक होता है और ये आयरन को यहाँ पर कैरी कर लेता है, और उसको कैरी करने के बाद यहाँ पर हेप्सिडिन जो है वो एरिथ्रोब्लास्ट बोन मैरो के पास जहाँ पर ट्रांसफरिन रिसेप्टर होते हैं, इसी को लाइक ये देखें ना यहाँ पर प्लाज्मा ट्रांसफेरिन जो था वो हमारे पास आ गया था, ये ट्रांसफेरिन है और ये आयरन है। तो जो ट्रांसफेरिन है अब उसको जाहिर बात है उसको स्टिमुलेट करने के लिए उसका एक टारगेट तो होगा ना कि जहाँ पे इसने एंड करना है, तो वो बोन मैरो में जो एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं वहाँ के जो बोन मैरो हैं वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होते हैं उनके पास, जो कि इसको आके एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है तो यहाँ पर आके ये जुड़ जाता है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के बाद बाइंड होने के बाद ये दोबारा से अपना सेल रिन्यू करते हैं, जो रिसेप्टर जो होते हैं वो उसमें से प्लाज्मा ट्रांसफेरिन के को वहाँ पर उस जगह में टारगेट के बाद जो बच जाते हैं वो वापस आते हैं एपोफेरेटिन के पास आते हैं, और वैसे ही कुछ सेल्स जो आयरन बचे हुए होते हैं वो दोबारा लेके जाते हैं और इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टॉप किया था कि जो एपोफेरेटिन है जो यहाँ पे स्टोरेज आयरन हो चुकी थी वो जो है आफ्टर 4 to 5 डेज़ वो आयरन लॉस हो जाती है, जो स्टोरेज होती है बाय फीकल मैटर्स लाइक जीआईटी की जो लाइनिंग है वो 4 to 5 डेज़ में चेंज होती है, तो उसी के ज़रिए वो बिल्कुल लॉस्ट कर देता है वो आयरन। ओके, अगर अब हम देखते हैं कि दो फैक्टर्स होते हैं, या तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी या तो आयरन की एक्सेसिव फॉर्म में आएगा। अगर तो हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, बॉडी में जो फूड न्यूट्रिशन है वो आयरन कम ले रहा है लाइक जैसे कि पुअर कंट्रीज़ में, तो होगा क्या, होगा यूँ कि जो ड्यूडिनल सेल है जो एपोफेरेटिन हमने पढ़ा है कि वो रिलीज़ कर रहा है, एक जीन है जो कि लॉक करता है इसको फेरस को, सो उसको जब डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगी तो स्टिमुलाई करेगा ड्यूडिनल सेल को कि भाई आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप भी जो एपोफेरेटिन है वो कम रिलीज़ करें। जब एपोफेरेटिन कम रिलीज़ होगा तो लेस आयरन ट्रैप्ड इन एपोफेरेटिन, तो एपोफेरेटिन जो आयरन है वो ट्रैप कम करता है। इस तरह जब ये कम ट्रैप होंगे तो कम स्टोरेज होगी, जब कम स्टोरेज होगी तो ये जो आयरन ने फर्दर ब्लड में जाना था या जो उसका मैकेनिज़्म था वो उससे ज़्यादा मैकेनिज़्म स्टार्ट होगा, तो मोर आयरन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी। इसी के ऑपोजिट जब एक्सेसिव ऑफ आयरन हो जाती है तो ड्यूडिनल सेल प्रोड्यूस मोर एपोफेरेटिन, कि अब आयरन ज़्यादा है तो उसको सेंस करता है कि आप एपोफेरेटिन ज़्यादा रिलीज़ करो। जब एपोफेरेटिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो मोर आयरन ट्रैप्ड इन एपोफेरेटिन, जो स्टोरेज है वो आयरन की एपोफेरेटिन में ज़्यादा होगी, और जब आयरन ज़्यादा स्टोरेज फॉर्म में हो जाएगा तो इधर हमारे पास जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन था वो कम दरकार होगा। जब वो कम होगा तो लेस आयरन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी।
सो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।